हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में। अब एक्सरसाइज 4.2 में द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि पढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई, तो ये गुणनखंड विधि होती क्या है, इस पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। आई बटन में भी लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो भाई पहले तो आपको पढ़नी पड़ेगी गुणनखंड विधि और भाई सही से समझनी पड़ेगी कि गुणनखंड विधि होती क्या है, उसके बाद आप यह वाला वीडियो शुरू कर सकते हो। तो भाई एक्सरसाइज 4.2 में हमने पहला सवाल लिखा हुआ है। अब भाई देखो पहला सवाल है क्या, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। भाई मूल का मतलब होता है हमें ना x के दोनों मान निकालने हैं। भाई द्विघात समीकरण है तो यहाँ प्रत्येक सवाल में क्या होगा, x के ना दो मान आएंगे, तो हमें वो दोनों मान ज्ञात करने हैं जिन्हें हम कहेंगे समीकरणों के मूल। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब पहला खंड देखो भाई, क्या कह रहा है कि x² - 3x - 10 = 0। अब आपने अगर गुणनखंड पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो भाई आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ गुणनफल कितना है, गुणनफल है -10। ठीक है भाई, यहाँ AC का मान है -10, ऋणात्मक है, अर्थात आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 3 आ जाए। अब आप 10 के ना गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 2 और 5, आपस में घटाओगे तो भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करो। यहाँ हो जाएगा x²। नियम ये होता है कि जो चिन्ह बीच में है वह चिन्ह आप बड़ी वाली संख्या को दे दो। 5 बड़ा है तो -5x और 2 के आगे लगा दो प्लस, और -10 = 0। अभी भाई क्या है, इस जोड़े में अलग कॉमन लेना है और इस जोड़े में अलग कॉमन लेना है। अब बताओ यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, x, यहाँ क्या बचेगा x - 5। अब इतने में क्या कॉमन है भाई, इसमें है हमारा +2 कॉमन। +2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -5 और बराबर 0। भाई नियम ये होता है कि यहाँ और यहाँ संख्याएं समान बचनी चाहिए। सो x - 5 को आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा +2 और बराबर में कर दो 0। गुणनखंड हो गए हमारे। अब क्या करना है कि प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देना है। तो भाई हमें x के मान पता चल जाते हैं। x - 5 = 0, सो आ जाएगा x = 5 और यहाँ पर x + 2 = 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। x के दोनों मान आ गए, इनको भाई आप अलग करके लिख दो इस प्रकार से। ये हो गए हमारे समीकरण के मूल, अर्थात यहाँ पर x के दो मान आए हैं। कौन कौन से, -2 और 5। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ना आपको यहाँ 5 खंड हल करने हैं। प्रत्येक खंड में ऐसे गुणनखंड करने हैं और x के मान निकालते चले जाना है। पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि भाई 2x² + x - 6 = 0। सबसे पहले आप AC का मान निकाला करो कि भाई A और C का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 × 12, वो भी माइनस का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, अर्थात 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि भाई घटाकर 1 आ जाए। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 4। भाई 3 × 12 और घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब भाई क्या करना है, समीकरण को दोबारा लिख लो, 2x²। अब x को ना दो भागों में बांट के लिखना है, 3 और 4। जो बीच वाला चिन्ह है, अगर भाई गुणनफल माइनस का है तब की बात हो रही है, अगर गुणनफल प्लस का होता तो बात अलग की होती। ठीक है, तो भाई गुणनफल है माइनस का, तो जो बीच वाला चिन्ह है वो आप बड़ी संख्या को दे दो। बीच में लगा था प्लस तो हमने लिखा +4x, तो 3x को हम माइनस का लिख देंगे। आगे -6 था और बराबर 0 पहले से लिखा हुआ था। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ पे 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। ठीक, यहाँ दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस तो पहले ही कॉमन मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, पक्का 3 कॉमन है, तो बचेगा क्या, बचेगा भाई वही जो कि यहाँ पे बचा हुआ था। दोनों ब्रैकेट ना एकदम सेम आने चाहिए,
यही भाई नियम होता है। तो x + 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो। तो x बराबर यहां आ जाएगा -2, यहां पे करो 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक है, तो भाई हमारे पास दो मान आ गए, -2 और 3/2। ये हो गए हमारे समीकरण के मूल। अर्थात जो भी हमें x के दो मान प्राप्त होंगे वो हम कहेंगे कि भाई ये समीकरण के मूल हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा खंड भी हो गया। अब आ जाओ तीसरे वाले खंड पे। अब भाई यहां थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि भाई यहां गुणा थोड़ी सी ज्यादा कठिन लगती है। भाई यहां लिखा है √2 और यहां लिखा है 5 √2। अभी भाई आपको पता होना चाहिए कि √2 और √2 अगर इनकी भाई दो बार गुणा कर दो ऐसे, जैसे √2 गुणे √2, तो भाई इसका मान हो जाएगा 2। तो यहाँ √2 2 हो जाएंगे और 5 5 दूनी 10। AC का मान आ गया 10, गुणा प्लस की आई है। प्लस का मतलब है 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 7 आए। जब भाई गुणा प्लस की आती है तो जोड़कर लाना होता है, और अगर माइनस की आती है, जैसे यहाँ AC का मान -10 था तो हमने गुणनखंड किए थे तो हम घटाकर 3 लाए थे, और यहाँ AC का मान +10 है तो हमें जोड़कर 7 लाने हैं। तो भाई गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 और 5। 2 और 5 यहाँ पर भी थे, लेकिन भाई यहाँ घटाना था और यहाँ जोड़ना है, बस यही अंतर है। कर लो √2x²। और भाई जब सवाल प्लस वाला होता है, अब यहाँ सब कहीं प्लस लगे हैं तो आपको सब कहीं प्लस ही लगाने हैं। +2x + 5x + 5 √2 और बराबर 0। अब भाई कॉमन लेना सीखो। अब बताओ इसमें कॉमन क्या मिलेगा, √2x² + 2x। ध्यान रखना 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2, अर्थात 2 बार √2। तो आप यहाँ √x कॉमन ले सकते हो, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा। समझ गए। यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि +5 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ x बचेगा और यहाँ √2 बराबर में लिख दो 0। अब भाई बताओ x + √2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x और यहाँ बचेगा +5 बराबर 0। गुणनखंड तो बड़े आराम से हो गए। अब क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को आपको ना 0 के बराबर करना है। जैसे यहाँ पे x + √2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर -√2। वहाँ पे चलो √2x + 5 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा √2x, 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। फिर x बराबर -5 और बटे √2। अब भाई दोनों ही आंसर्स को ना आप इस प्रकार से लिख दिया करो, 5 बटे √2। ये हो गए हमारे समीकरणों के मूल। ठीक है भाई, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपको गुणनखंड विधि आती है तो भाई सिंपली आपको गुणनखंड करने हैं और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करना है, और भाई वहां से हमें x के ना 2 मान निकालने हैं और दोनों मान को इस प्रकार से अलग लिख देना है। तो भाई समझ जाओ कि समीकरणों के मूल प्राप्त हो गए। तो भाई 3 खंड हमने कर दिए हैं, अब आगे करेंगे हम बाकी के दोनों खंड। अब आ जाओ भाई चौथे वाले खंड पे। लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब भाई देख लो कि एक संख्या जो है वो बटे के रूप में लिखी हुई है, तो क्या करना है, पहले इसको सरल करके ना सही बना लो। अब भाई कैसे बनाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, 8 ना एलसीएम ले लो। अब यहाँ बटे 1 मान के चलो, 8 से यहाँ गुणा कर दो तो आ जाएगा 8 दूनी 16x², यहाँ 8x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 और बराबर है 0। 8 को उधर ले जाओगे तो भाई 0 आ जाएगा, तो सीधा बनेगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब भाई देखो एक सिंपल समीकरण बन गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे कर दो गुणनखंड।
भाई ए ये है और सी ये वाला है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 16। गुणा प्लस की आई है, ध्यान देना, अगर गुणा प्लस की आई है तो हमें जोड़कर 8 लाने हैं। तो भाई 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमें जोड़कर 8 प्राप्त हो जाए, 4 और 4। अगर गुणनखंड हमें 4 और 4 प्राप्त हुए हैं तो आप समझ जाओ कि x के दोनों मान बराबर आएंगे। अगर दोनों गुणनखंड बराबर हैं तो x के दोनों मान भी बराबर होंगे। तो यहां लिखोगे 16x², और अगर बीच में माइनस लगा है तो दोनों में माइनस लगा दो, -4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, उस बात को अलग रखना है। अब यहां कॉमन ले आओ, तो भाई यहां हो जाएगा 4x, तो यहां क्या बचेगा 4x - 1। अब 4x और 1 में कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन यहां पे 4x प्लस का है, यहां पे माइनस का है, तो जब कुछ कॉमन नहीं तो आप एक कॉमन ले लो, और चिन्ह अगर उल्टा लगे तो आप माइनस का लगा लो। अब यहां हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अगर -1 कॉमन लेंगे तो जो आगे की संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। 4x - 1 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 4x, और यहां बचेगा -1 और बराबर 0, काम खत्म। अब भाई देख लो कि दोनों ही गुणनखंड सेम आ गए हैं। भाई बताया था अगर यहां पे सेम आ गए हैं तो यहां पर भी सेम ही आएगा, और x के मान भी एक जैसे आएंगे। तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। सेम यहां हल कर लो, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, सो x बराबर 1/4। तो भाई हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 1/4 और कामा 1/4। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। सो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 4। भाई पहले का चौथा खंड क्लियर हो गया। आंसर क्या आ गए 1/4, 1/4। अब एक बात का ध्यान दो भाई, आप इस वाले समीकरण को देखो जरा और अपने पांचवें वाले खंड को देखो, और भाई बताओ क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो भाई बिल्कुल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सेम। 16x² तो यहाँ 100x², 8x तो यहाँ 20x, यहाँ +1 बराबर 0, वहां भी +1 बराबर 0, अर्थात भाई उत्तर यहां भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। गुणा कराओ, यहाँ पे a का मान 100 है, c का मान 1 है, तो ac हो जाएगा 100। अब भाई 100 के गुणनखंड कराओ कि जोड़कर 20 आ जाए, क्योंकि AC का मान प्लस का आया है, तो हो जाएंगे 10 × 10। समझे, यहां पर भी गुणनखंड बराबर आए थे 4 और 4, यहां पर भी गुणनखंड बराबर आए हैं 10 और 10, अर्थात यहां पर भी ऐसे ही बराबर बराबर गुणनखंड होंगे और उत्तर भी बराबर बराबर ही आएंगे। शुरू करो, यहां हो जाएगा 100x², 20x को क्या लिखोगे -10x, -10x प्लस 1 बराबर 0। यहां पे कॉमन लो, 10x कॉमन, यहां बचेगा 10x - 1। सेम यहां पर -1 कॉमन लिया था, यहां पर भी -1 कॉमन लो, और क्या बचेगा 10x - 1 बराबर 0। फिर 10x - 1 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 10x - 1 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान देना 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर 1/10। सेम वहां पे चले जाओ, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो भाई हमारे x के मान क्या आ गए 1/10 कामा 1/10। कुछ समझे। तो भाई दोनों ही सवाल एक जैसे थे, लेकिन पता कहां से लगा, यहां से लगा और यहां से लगा। लेकिन भाई यहां से देख के तो नहीं लग रहा था कि ये सवाल कुछ ऐसा होने वाला है। तो भाई देखो सिंपली आपको ना केवल गुणनखंड सीखना है। अगर आप एक बार गुणनखंड सीख जाते हो तो भाई ये वाले सवाल आपको बेहद आसान लगने वाले हैं। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल करना है हमें। ठीक है, तो भाई उदाहरण नंबर 1 खोलना है आपको, वहां पर 2 हमें सवाल दिए हुए हैं और दोनों को हमें हल करना है। तो भाई पहले हम क्या करेंगे कि सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे, और उसके बाद हम उदाहरण नंबर 1 को भी हल कर देंगे।
तो प्रश्न नंबर 2 से पहले आप सीधा प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। अब भाई सवाल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो भाई देख लो, जो पिछला पाठ था वहां पर अभी हमें दो शर्तें मालूम होती थी, एक शर्त ये है और एक शर्त ये है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पर हम केवल एक ही चर मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब मानते हैं तो हम लोग वहीं पर एक शर्त का यूज कर लेते हैं। अब आप चाहो तो योगफल वाली शर्त का यूज कर लो और चाहे गुणनफल वाली शर्त का यूज कर लो। कैसे देखना, हल डाल लो। माना पहली संख्या, तो भाई पहली संख्या मानना तो बड़ा आसान है, उसे आप x मान सकते हो। लेकिन दूसरी संख्या क्या होगी भाई, ये मानना थोड़ा सा कठिन रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको कि भाई दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे। तो देख लो, कह रहा है कि योगफल 27 है। अब समझो आप बात को कि भाई दो संख्याएं हैं, अगर जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। उसमें हमें एक संख्या पता है x, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे भाई, दूसरी संख्या हम निकालेंगे योगफल में से हम x घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो भाई इस प्रकार से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 27 माइनस x। ठीक है, अब आपको यहां पर दोनों ही संख्याएं पता चल गई। अब यहां से आप बनाओगे समीकरण। क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो यहां डाल लो आप प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या करना है, दोनों की गुणा करनी है और बराबर 182 करना है। तो x यहां हो जाएगा 27 माइनस एक्स और बराबर 182। जरा भाई यहां गुणा कराओ तो हो जाएगा 27x और यहां हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 182 को इधर ले आओ और बराबर में कर लो 0। एक बात और सुन लो, जो स्क्वायर वाला पद है भाई जितना हो सके उसको आप प्लस में रखा करो। भाई प्लस में रखोगे तो काफ़ी आराम लगती है और समीकरण देखने में आसान सा लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबके चिन्ह बदल देंगे। अगर बराबर में 0 लिखा हुआ है तो आप चाहो तो भाई सबके चिन्ह बदल सकते हो और एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला फिर से प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान देना भाई, गुणा क्या हो जाएगी, यहाँ गुणा करोगे तो गुणा आ जाएगी 182। अब हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़कर हमें 27 लाना है। क्योंकि भाई संख्या बड़ी है तो आप डायरेक्ट शायद ना कर पाओ, तो क्या करोगे, ऐसे कर लिया करो। 182 के ना पहले गुणनखंड कर दो, 91 हो जाएगा। यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 13 सती 91। अब भाई 13 तो अभाज्य संख्या है तो हमारे पास केवल 3 गुणनखंड मिल गए। इनको भाई आपस में सेट कर लो और जुगाड़ बना लो। जैसे 7 दूनी 14, तो भाई एक तो बन जाएगा 14 गुणे 13, जोड़कर कितना हो जाएगा, जोड़कर आ जाएगा 27। काम बन गया, गुणा 182 और जोड़कर 27। ठीक, शुरू करो। एक्स स्क्वायर, अब यहां लिखोगे माइनस 14x और माइनस 13x। दोनों ही पद माइनस के लिखने हैं क्योंकि भाई गुणनफल प्लस का था और यहां प्लस 182 और बराबर 0। अब यहां पर बताओ कॉमन क्या है, x यहां हो जाएगा x माइनस 14, यहां पे माइनस के 13 कॉमन लोगे तो यहां x बचेगा और यहां बचेगा माइनस 14। 182 को 13 से काटोगे तो 14 ही बचेगा क्योंकि भाई 13 गुणे 14 बराबर 182। सिंपल है। x माइनस 14 तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। अब भाई दोनों को बारी बारी से क्या करोगे, बराबर 0 कर लो तो यहां x बराबर 14 आ जाएगा। 100 यहां पर बराबर 0 कर लो तो x बराबर 13 आ जाएगा। अब भाई देख लो, दोनों ही आंसर प्लस के हैं, एक आंसर है 13, एक आंसर है 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारी भाई गिनतियां हैं वो हो जाएंगी 13 और 14। अर्थात भाई पूछ रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनको जोड़ें तो 27 हो जाए।
तो भाई हमारे पास वो संख्याएं हैं 13 और 14। लिख दोगे कि वे दो संख्याएं बराबर 13 और 14, जोड़ो तो 27 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से आपको ना भाषा वाले सवाल हल करने हैं। ऐसे सवाल हमने 4.1 में किए थे, वहां पर हम केवल समीकरण बना के छोड़ दिया करते थे। यहां पर भाई क्या है कि हम उनको हल कर रहे हैं और उनका आंसर भी निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं हम सीधा चौथे प्रश्न पे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योगफल है 365, हमें भाई ज्ञात करने हैं। तो भाई यहाँ पे एक वर्ड है क्रमागत। भाई क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं भाई साइड बाय साइड लिखी जाती हैं, जैसे भाई 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7। अर्थात भाई क्रमागत संख्याएं हम कैसे मालूम करते हैं? कोई भी संख्या आपको पता हो भाई, उसमें जोड़ दो तो आपको क्रमागत संख्या पता चल जाती है। एक घटा दोगे भाई तब भी आपको क्रमागत संख्या का पता चल जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे मानेंगे इसको? अब भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखोगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब भाई कैसे मानोगे? अगर आप एक पूर्णांक को ना x मान लोगे तो भाई उसके आगे का पूर्णांक कौन होगा? x + 1। भाई गिनतियां कैसे चलती हैं? अगर 4 आएगा तो आगे आएगा 5, आगे आएगा 6, आगे आएगा 7, अर्थात एक जोड़ जोड़कर गिनतियां चलती हैं। अभी भाई क्या है कि आपको दोनों ही धनात्मक पूर्णांक पता चल गए। अब कह रहा है कि वर्गों का योगफल है 365। तो क्या करोगे? यहां डालोगे भाई पहले प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी वर्गों का योगफल करना है, अर्थात x का वर्ग हो जाएगा ऐसे और x + 1 का वर्ग हो जाएगा ऐसे, और भाई बराबर में क्या रख देना है? 365 आ गया। अब यहाँ हल कर लो। इसका तो वर्ग सीधे हो गया भाई x², यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, सो हो जाएगा x²। एक का वर्ग तो 1 होता है और साथ में आ जाएगा 2x। काफ़ी आसान था भाई, हमने सीधा ही खोल दिया, और माइनस के 365 और बराबर 0। अब ध्यान देना, x², 2x², यहाँ पे +2x, प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, तो माइनस के 364 बचेंगे। अब भाई हमारा बन गया समीकरण। अब अगर आप समीकरण को ना काफ़ी ढंग से देखो भाई, ध्यान से देखो, तो भाई आपको समझ में आएगा कि जो भी यहाँ गिनतियाँ लिखी हुई हैं वो सब 2 से कट जाएंगी। भाई तो काट लो, यहाँ लिख दो 2 से भाग। भाई जब गिनतियाँ छोटी हो जाएंगी तो गुणनखंड करना भी आसान हो जाता है। यहाँ क्या बचेगा? x², यहाँ +x माइनस 364 को 2 से काटोगे ना तो 182 आ जाएगा बराबर 0। अब भाई 182 तो आप पहचान गए होगे, पिछले सवाल में भी आया था। यहाँ पर भी गुणा कितनी हो जाएगी? 182 ही, लेकिन बात कुछ अलग है भाई, यहाँ गुणा हो जाएगी माइनस की। तो AC कितना आ गया? AC आ गया 182, गुणा है माइनस की। माइनस का मतलब है हमें घटाकर ये वाली संख्या लानी है। यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे लिखा है 1, हमें घटाकर 1 लाना है। तो 182 के गुणनखंड होते हैं 13 और 14, पिछले सवाल में हमने किए थे। वहाँ पर जोड़कर 27 लाना था, तो भाई इनका योगफल 27 है। यहाँ हमें घटाकर 1 लाना है, तो इन्हें आप घटा दो तो 1 भी आ जाएगा, अर्थात यही हमारे गुणनखंड होंगे। लेकिन लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। x², जो चिन्ह बीच में है वो बड़ी संख्या को दे दो, तो +14x माइनस 13x और माइनस के 182 और बराबर 0। x यहाँ हो जाएगा x + 14, और भाई यहाँ -13 कामन, x + 14। ठीक, अब x + 14 कॉमन निकाल लो ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा? x - 13 बराबर 0। अब भाई दोनों को ना अलग अलग 0 के बराबर कर लो। इधर करेंगे हम
x प्लस 14 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर -14, और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। पहली बात यहां सुन लो भाई, सवाल में लिखा था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अर्थात हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये वाला तो भाई चल नहीं पाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। अर्थात x का मान हो जाएगा 13। ध्यान रखना, x का मान 13 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 प्लस 1 अर्थात 14। तो भाई यहाँ लिख दोगे कि दोनों धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। देखा, आंसर घुमा फिरा के वही आ गया, जो प्रश्न नंबर 3 में था वही प्रश्न नंबर 4 में है। भाई सवाल में कितना अंतर था और शुरुआत में कितना अंतर था, लेकिन भाई लास्ट में आंसर एकदम वही आ गया। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब चलते हैं 5वें सवाल पे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो शेष दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो भाई आप समझो आप बात को कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ा होता है, तो उसकी तो बात अलग है। ऊंचाई और आधार, भाई ऊंचाई को वैसे तो हम लंब कहते हैं, जब हम पाइथागोरस लिखते हैं तो हम लोग ऊंचाई को लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊंचाई को आप लंब समझिएगा। कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, अर्थात जो ऊंचाई है वो आधार से कम है और दोनों ही भुजाएं कर्ण से छोटी होती हैं। तो भाई आप समझे कि तीनों ही भुजाओं में सबसे छोटी भुजा जो है वह ऊंचाई है। तो हम क्या करते हैं भाई, सवाल में जो सबसे छोटी भुजा होती है वहीं से मानना शुरू करते हैं, ठीक। देखना, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो भाई ऊंचाई को आप मान लो x सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आप भाई सेंटीमीटर में मान सकते हो। आप ध्यान देना, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आधार है वह ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो यहां लिखोगे समकोण त्रिभुज का आधार, तो भाई आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें दिया हुआ है, तो भाई कर्ण क्या है, कर्ण तो आपको 13 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। अब भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे ही समकोण त्रिभुज का नाम आता है तो भाई दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, दिमाग में आता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, भाई आपको तो याद होगा कि भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, पर यहाँ भाई लंब को उसने ऊंचाई बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई ऊंचाई को ऊंचाई लिख लेंगे। तो यहाँ लिखोगे ऊंचाई का वर्ग प्लस यहाँ लिखोगे आधार का वर्ग, और भाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। आप भाई चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स का वर्ग हो जाएगा। आधार है एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, और भाई कर्ण है 13 का वर्ग। यहाँ तो कोई बात नहीं है, ऐसे उतार लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर खुलेगा, तो भाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक। 13 का वर्ग क्या होगा 169, तो भाई इसको इस प्रकार से लिख दो। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ 7 दूनी 14x, और यहाँ पे 49, और 169 को ना आप इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ घट भी जाएगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 120 और बराबर 0। अब भाई जरा आप यहाँ गिनतियों को ध्यान से देखो, यहाँ 2 हैं, यहाँ 14 हैं, यहाँ 120 है। सारी गिनतियां जो हैं वह 2 से कट जाएंगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 से भाग करने पर। अब जरा यहाँ 2 से भाग करके दिखाओ हमें, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
14 को भाग करोगे तो 7 आ जाएगा, तो +7x और 120 को भाग करोगे तो 60 आ जाएगा। सिंपल है एकदम। अब भाई बताओ यहाँ गुणा कितनी हो जाएगी, AC की गुणा हो जाएगी -60। जैसे ही गुणा माइनस की आती है तो भाई आप तुरंत ध्यान लगाओ कि ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें हम आपस में घटा दें तो 7 आ जाए। यहाँ पर घटा के लाना होता है, अगर गुणा प्लस की आती तो हम जोड़ कर लाते। तो भाई 60 के गुणनखंड हो जाएंगे 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, 12 से 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। अब इसे लिखना कैसे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीच वाला चिन्ह है वो बड़ी संख्या को दे दो, तो +12x, तो माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। जरा यहाँ कॉमन लो तो यहाँ जाएगा x, यहाँ x +12, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस पहले कॉमन, 5 और 60 में 5 कॉमन, क्या बचेगा 12 पंचे 60, सेम सेम बचाना है ना। तो भाई जानबूझकर आप सेम सेम लिख दिया करो। x +12 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x - 5 बराबर 0। गुणनखंड क्लियर हो गए। अब क्या करना है, x +12 बराबर 0, यहाँ x बराबर -12। ठीक है, माइनस की संख्याएं तो हमें लेनी नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी भुजा हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, उसकी भुजा कभी भी माइनस की तो होगी नहीं, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। x - 5 बराबर 0, यहाँ आ जाएगा x बराबर 5, तो ये वाला उत्तर हम कंसीडर करेंगे। और जो ये -12 वाला आंसर है इसे हम लिख देंगे ये अमान्य है, ये हम नहीं मानेंगे क्योंकि माइनस की भुजाएं होती नहीं है। अब देखना ढंग से, x बराबर 5 है तो क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। x का मान 5 है। अब x का मान 5 यहाँ रखो तो 5 और 7 12, तो भाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमें पहले से पता था कि भाई 13 सेंटीमीटर है। तीनों ही भुजाएं क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। भाई प्रश्न नंबर 6 काफ़ी बड़ा है तो भाई हमने बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, आपको किताब उठानी है और भाई साथ में ही पढ़ना है हमारे। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। भाई कहीं पर कोई कुटीर उद्योग है जहां बर्तन बनते हैं। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भाई नग बोलते हैं एक आइटम को, मतलब कि एक बर्तन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये हमको नहीं पता, बस भाई एक आइटम की जो लागत है, ध्यान रखना, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जो लागत है वो अधिक है, तो भाई कम क्या है, कम है बर्तनों की संख्या। और जो चीज कम होती है हम लोग पहले वही चीज मान लेते हैं। तो आ जाओ, माना बर्तनों की संख्या, भाई जो डेली वहां बर्तन बनते हैं हम उसकी संख्या मान लेंगे x। इसका मतलब है कि वहां रोज x बर्तन बनते हैं। अब देखना, प्रत्येक नग की लागत, अर्थात भाई जो एक बर्तन बन रहा है उसका लागत क्या है। कह रहा है कि लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने, जो बर्तनों की संख्या है उसका आप दुगुना कर दो तो x का हो गया 2x। कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक है, अब इसमें आप 3 अधिक कर दो, ये है हमारी लागत। लागत हमेशा रुपया में होती है तो भाई आगे रुपया लिख दो। अब समझे आप बात को कि बर्तनों की संख्या अगर हमने x मान ली है तो एक बर्तन की जो लागत है वो हो जाएगी 2x + 3। ठीक, फिर कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। ठीक, अर्थात भाई कोई दिन, जिस दिन की बात कर रहा है उस दिन जो टोटल लागत है हमारे पास वो 90 रुपया है। अब ध्यान देना भाई, बर्तन इतने हैं, एक बर्तन की ये लागत मूल्य है, तो अगर आपसे कह दे कि भाई कुल लागत क्या होगी, कुल लागत, तो भाई कैसे निकालोगे, गुणा करनी पड़ती है। x की गुणा कर दोगे आप 2x + 3 से, तो आपको कुल लागत पता चल जाएगी।
तो भाई प्रश्न में कह रहा है कि कुल लागत कितनी है, कुल लागत है 90 रुपया। तो आप क्या करो, आपकी लागत ये है, आप इसे 90 के बराबर कर दो, काम खत्म है। अब यहां गुणा कर दो, यहां हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 90 को इधर ले आओ, बराबर कर दो 0। ठीक है, अब मजा आने वाली है भाई। अब यहां बन गया समीकरण। जरा AC का मान बताओ भाई, AC का मान क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये माइनस के 90 हैं, गुणा करोगे तो माइनस के 180 आ जाएंगे। अब गुणा माइनस की आई है, अर्थात घटाकर 3 लाने हैं। 180 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें हम आपस में घटा दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो भाई अलग करके देख लो, ठीक है। देखना 180 पहले ना 2 से काटो तो आ जाएगा 90, फिर 2 से काटो तो आ जाएगा 45, फिर भाई 3 से काटो तो 15, फिर 3 से काटो तो आ जाएगा 5। ये हो गए हमारे 180 के गुणनखंड। अब भाई करते क्या है, आपको ना गुणनखंडों में खेलना होता है, आपस में ना जोड़े बना के देख लो। जैसे इनका अपना जोड़ा बना लो, इनका अपना जोड़ा बना लो, चेक करके देख लो। अगर भाई यहाँ 3 आ जाएगा तो समझो वही सही है। देख लो, 2 दूनी 4 तियां 12 और यहाँ 5 तियां 15, अर्थात 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 180 होता है। तो भाई देख लो, क्या यहाँ पर घटाकर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो भाई 15 से 12 घटाओगे तो 3 मिल जाएगा, अर्थात यही हमारे गुणनखंड है। अब भाई यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x², जो बीच वाला निशान है बड़ी संख्या को दे दो तो हो जाएगा 15x माइनस के 12x। अगर इसको प्लस दिया है तो इसको माइनस दो, आगे क्या है -90 बराबर 0। आ जाओ भाई, 2 और 15 में कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो केवल x कॉमन है। यहाँ 2x प्लस 15, दोनों में माइनस लगा हुआ है, 12 से 90 कटते नहीं हैं तो 6 से दोनों ही कट जाते हैं, तो 2x प्लस 15 ही बचने वाला है। 6 दूनी 12 और भाई 6 15 ही हम 90, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। इधर आ जाओ, अभी भाई क्या करना है, बारी बारी से आप दोनों को 0 कर लो। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। अब ये वाला अमान्य होगा क्योंकि भाई x का मान माइनस में हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई x है बर्तनों की संख्या और माइनस में कोई बर्तन नहीं बना सकता है। यहाँ पे आ जाओ, x -6 बराबर 0, सो आ जाएगा x बराबर 6। अब आंसर कैसे लिखोगे, बहुत ढंग से देख लो। बर्तनों की संख्या बराबर 6 आपने निकाल दिया, नग की लागत यहां देखना 2x मतलब 6 दूनी 12, 12 धन 3 15, अर्थात प्रत्येक दिन बर्तनों की संख्या हो गई 6, नग की लागत हो गई 15, तभी तो 15 6 का 90 आया था। समझ गए ना, आंसर आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। तो भाई इसके बाद हम ना प्रश्न नंबर 2 लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 2 में कह रहा था कि आप उदाहरण नंबर 1 पे पहुंचो और वहां पर जो ना समीकरण बने हैं, भाई वहां पर क्या है भाषा वाले सवाल हैं, तो आपको समीकरण बनाने हैं और भाई दोनों को ही हल करना है। ये काम करना है आपको प्रश्न नंबर 2 में। तो भाई 2 खंड हैं तो हमने पहला खंड डाल लिया, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 में ना 2 खंड हैं। ठीक है भाई, तो पेज नंबर पे खोल लो और भाई हमारे साथ ही पढ़ो। देखना पेज नंबर 79 पे है, पहला खंड हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि भाई जॉन है और कोई जीवंती है, 2 लोग हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो भाई समझ गए आप बात को कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जॉन है और जीवंती हैं। तो भाई शुरुआत करो, मान लो, माना,
जॉन के पास कंचे। तो भाई हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं। ध्यान रखना कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अब बताओ जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। भाई जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो अगर जॉन के पास x हैं और आपसे जीवंती का पूछे तो क्या करोगे, 45 में से x घटाओगे तो आपको जीवंती वाला पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए प्रारंभ में। तो यहां लिख देना भाई, ये हमने माना है प्रारंभ में, जब शुरुआत में कंचे थे तब की बात हो रही है वाली। लेकिन भाई दोनों क्या हैं, थोड़े से लापरवाह भी हैं। दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहां लिखोगे भाई खोने के बाद, खोने के बाद। अब भाई बताओ जॉन के पास कई कंचे हैं। भाई कह रहा है कि 5-5 कंचे जो हैं दोनों लोग खो देते हैं। इनके पास पहले x थे, अब बचे होंगे x - 5। अब आ जाओ जीवंती के पास। तो भाई लिखोगे जीवंती के पास कंचे बराबर, पहले थे 45 - x, 5 घटा दोगे तो आ जाएगा 40 - x। अब यहां से आप लिखोगे प्रश्नानुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। शुरुआत में हमने जो माना था वो प्रारंभ में कंचे थे, फिर भाई 5-5 कंचे खो दिए तो हमने बाद में संख्या फिर से निकाली एक बार है। अब कह रहा है कि संख्या का गुणनफल 124 है। अर्थात भाई ये जो संख्या है ये जॉन वाली है, ये जीवंती वाली है। गुणा कर दोगे तो 124 आना चाहिए। तो कर लो गुणा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 40 पंचे माइनस के 200 और 5x, और 124 को भी इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब भाई समझो बात को, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x 40x 45x, माइनस के 200 माइनस के 124 माइनस के 324 और बराबर 0। पहली संख्या माइनस की है तो भाई देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करोगे, सबके चिन्ह बदल दो। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 45x प्लस 324 और बराबर 0। अब ध्यान देना, यहाँ जरा चेक करो गुणा कितनी है। गुणा AC बराबर है 324, वो भी प्लस की गुणा है। 324 के गुणनखंड करने हैं, जोड़ करना 45 आना चाहिए। तो ये सवाल बना मजेदार। अब क्या करोगे, 324 के ना गुणनखंड कराओ भाई, 2 से काटो पहले, 16 दूनी 32, इस प्रकार आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 81, और भाई फिर चाहो तो 9 से काट लो, 9 नाम 81। वैसे तो आपको 3 से काटना चाहिए, लेकिन भाई हम चाहें तो 9 से भी काट सकते हैं, शायद यही जुगाड़ बन जाए। ध्यान देना अब भाई 324 होनी चाहिए गुणा और 45 होना चाहिए योगफल। देखना इनका जोड़ बना लो, 9 दूनी 18 दूनी 36 और ये बचे 9, अर्थात 36 गुणे 9। 36 गुणे 9 करोगे तो 324 आएगा, और 36 9 45 होते हैं। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। उधर लिखे हम लोग, देखना ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और यहाँ प्लस 324 बराबर 0। अब जरा ना यहाँ पर कॉमन लेवाओ, यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36। पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो माइनस, यहाँ पे 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 36 और बराबर 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 36 कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 आ गया। आगे चलो, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ गया। तो भाई देख लो दोनों ही मान प्लस के हैं, तो भाई क्या होगा, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे, क्योंकि भाई प्लस के उत्तर हैं तो हम x के मान सही मानेंगे। तो भाई अब आ जाओ, अगर आप x बराबर 36 लोगे तो जॉन के पास 36 कंचे हैं,
तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। 36 9 45। अगर आप x का मान 9 लीजिएगा तो जॉन के पास 9 कंचे हो जाएंगे और भाई जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। अब भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जॉन की साइड ले रहे हो कि जीवंती की साइड ले रहे हो। भाई जिसकी साइड लेना उसको ज़्यादा कंचे दे दो और दूसरे को कम दे देना, ठीक है भाई। लेकिन हमारे पास ये दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे, 36 और 9। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1 का पहला खंड, ठीक है भाई। अब दोबारा से किताब उठाओ और इसका दूसरा वाला खंड भी पढ़ लो। भाई क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। कह रहा है कि कोई कुटीर उद्योग है। भाई अभी एक सवाल लगाया था जहां पर कुटीर उद्योग था, यहां खिलौने बन रहे हैं, वहां बर्तन बन रहे थे। भाई है क्या, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होते हैं। अगर कुल निर्माण लागत 750 रुपया है तो हमें भाई निकालने हैं खिलौनों की संख्या, ठीक है। तो आप क्या करो, खिलौनों की संख्या को ही मान लो, माना खिलौनों की संख्या भाई x मान लो, ठीक है। अब निकालो लागत, एक खिलौने की लागत की बात हो रही है यहां पे, तो आप लिख लेना भाई कि एक खिलौने की लागत कितनी है, बहुत ध्यान देना है। कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दो। तो 55 में से x घटा दो, ये हो जाएगी लागत। ये लागत है एक खिलौने की, ये लागत है हमारे पास भाई एक खिलौने की। अब कह रहा है कि कुल लागत है 750 रुपया, ठीक है। तो भाई शुरू करो, यहां लिख दो कुल लागत। सेम सवाल हम लोग लगा चुके हैं, तो x इंटू 55 माइनस x रुपया। अब लिख दो प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न में तो लिखा हुआ है कि कुल लागत कितनी है 750 रुपया, तो आप अपनी कुल लागत को और प्रश्न वाली लागत को सेम सेम कर दो, बराबर बराबर कर दो। यहां पे क्या आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 750 और बराबर 0। फिर वही बात आ गई, एक्स स्क्वायर वाला हमेशा धनात्मक होना चाहिए, सबके चिन्ह बदल दो। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। यहां गुणा करो, गुणा आ जाएगी AC बराबर 750। अब गुणा चूंकि प्लस की आई है तो 750 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 55 आ जाए। तो भाई 750 के ना आपको गुणनखंड करने हैं, तो 750 को ना आप चाहो डायरेक्ट 10 से काट लो, कितना आ जाएगा 75। 75 को 3 से काट लो तो क्या आ जाएगा 25। और यहीं पे ट्राई करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 10 3 30 और ये तो 25 है ही, तो 30 गुणे 25 कर दोगे तो 750 आएगा, जोड़ोगे तो 55 आएगा। लिख लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। ध्यान देना यहाँ कॉमन है x, तो x माइनस 25, यहाँ कॉमन माइनस 30 मिलेगा और बचेगा वही x माइनस 25 ही। तो x माइनस 25 को कॉमन निकाल लो, x माइनस 30 बचेगा और बराबर में 0 लिख दो। अब दोनों को ही शून्य के बराबर कर लो, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कर लो, यहां आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30 कर लो। तो भाई देखो दोनों ही आंसर प्लस के हैं, अर्थात भाई दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। लेकिन उत्तर लिखना कैसे है, हम दोनों ही बातें बताएंगे। खिलौनों की संख्या अगर आप 25 मान के चलोगे तो लागत हो जाएगी 30, जो कि जोड़ के 55 लाना है, ठीक। अगर खिलौनों की संख्या आप 30 मानोगे तो लागत आएगी 25 रुपए। बाकी भाई दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। तो खिलौनों की संख्या आप 25 भी ले सकते हो और आप
30 भी ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खिलौने पसंद हो तो भाई आप 30 ले लो, अगर आपको भाई कम खिलौने पसंद हैं तो आप 25 ले सकते हो। तो भाई इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है।